कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। रागिनी नायक ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से जनता परेशान है। बीजेपी के आने के बाद युवा बेरोजगार है, शिक्षा का बंटाधार है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। मोदी सरकार के कार्यकाल में 14 करोड़ युवा बेरोजगार हुए। उत्तराखंड में तो बेरोजगारी का स्तर चरम पर है। राज्य में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं जो परेशान है, लेकिन भाजपा झूठ के सहारे सत्ता फिर से पाने की कोशिश में लगी है। लेकिन जनता अब की बार भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। बदलाव का, परिस्थितियों को बेहतर करने का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो शिक्षा का माध्यम है। युवा शक्ति, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, क्योंकि वो कल का भविष्य हमारा जो है वो निर्धारित करती है, और उस भविष्य के निर्धारित होने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। और मोदी सरकार लगातार ये कहने के बावजूद कि हम जीडीपी का 6% बजट शिक्षा पर खर्च करेंगे, शिक्षा के बजट को घटाती रही। और यही नहीं, शिक्षा का बजट तो घट ही रहा है, शिक्षा के पूरे ढांचे पर प्रहार हो रहा है। कैसे हो रहा है? सबसे पहले शिक्षक ही नहीं है, देश में 1,10,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक अध्यापक पढ़ाता है, एक टीचर है पूरे स्कूल में। 1,10,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक अध्यापक पढ़ा रहा है, एक टीचर है। लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। नियुक्तियां जो होती हैं वो टैलेंट के हिसाब से, प्रतिभा के हिसाब से, हुनर के हिसाब से नहीं होती। वो संघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए कौन लोग हैं, उन्हें चुन चुन कर लाकर बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया जाता है। इसी के कारण शिक्षा की पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। और जो एक माध्यम था छात्रों का, युवाओं का अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के ऊपर और कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रशासन के ऊपर रखने का, उसको खत्म कर दिया गया है। छात्र राजनीति को, छात्र नेताओं को पूरी तरीके से दबाने और कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। अच्छी शिक्षा को भविष्य की कुंजी माना जाता है। कांग्रेस पार्टी इस बात में विश्वास करती है, इसीलिए हम शिक्षा का अधिकार लेकर आए, हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए। भाजपा ने लगातार बजट घटाया, शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता पर लगातार हमला किया, शैक्षणिक ढांचे पर लगातार प्रहार किया, और जैसे मैंने आपको बताया, प्रतिभा को दरकिनार करके संघ की विचारधारा के हिसाब से नियुक्तियां की। एक बड़ा सवाल जो पूछती हूं मैं आज इस मंच से कि एजुकेशन सेस के नाम पर जनता से वसूली की जाती है, पर उस एजुकेशन सेस का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता है, न सेकेंडरी एजुकेशन में, न हायर एजुकेशन में। एक आंकड़ा मैं आपको और देना चाहती हूँ, 1,08,180 करोड़ रुपया जो सेस के लिए वसूला गया 2015 से लेकर 2021 तक, उसका इस्तेमाल इस सरकार ने नहीं किया है। तो एक तरफ तो आप शिक्षा का निजीकरण करें, आप फीस लगातार बढ़ाते जाएं, कोरोना के समय में भी फीस माफ नहीं होती है, माँ बाप की जेब पर, उनके घर के बजट पर पद खाली हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि हमारे देश में 11 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। जब पढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा तो स्कूल कॉलेज कैसे चले? बच्चों के भविष्य को लगातार अंधकार में झोंकने का ये काम है। उत्तर प्रदेश में 3,20,000 शिक्षकों के पद खाली, उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश आ जाता है। मैं बताऊंगी उत्तराखंड भी बहुत पीछे नहीं है। भाजपा शासित प्रदेशों में शिक्षा की बदहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उत्तर प्रदेश की भी बात करना चाहती हूँ। नीति आयोग के हिसाब से तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सबसे नीचे है, और वही हाल उत्तराखंड का है। मैं अभी उस पर आऊंगी थोड़ी सी देर में। यूजीसी के बजट को भी ये सरकार काट देती है। कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार के समय पर 5,143 करोड़ का बजट इतने सालों में जो बढ़कर दुगना हो जाना चाहिए था, वो 4,693 करोड़ हो जाता है। कुछ चीजें विस्तृत रूप से इस पत्र में भी आपको मिलेंगी, खास तौर से किस तरह से छात्र राजनीति में संघ और भाजपा का सीधा सीधा दखल है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण था रोहित वेमुला। तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमती ईरानी जी ने किस तरह से वहां के वाइस चांसलर पर, वहां के लोकल सांसद पर दबाव बनाकर विद्यार्थी परिषद की राजनीति को चमकाने के लिए एक मेहनत का हो रहा नारी पर वार
रोज छीने जा रहे नारी के अधिकार, अनदेखी, बेरुखी और अत्याचार। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो नारा था ये लोगों के कानों में गूंजता है, और अब देश की जनता कहती है कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। इतना अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा से बेटी बचाओ। वो नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, दिल्ली में दलित बेटी के साथ क्या होता है देख लीजिए। और अपराध होना एक बात है, लेकिन अपराध होने के बाद सरकार किस मुस्तैदी से काम करती है, वो अपराधी के खिलाफ खड़ी होती है या अपराधियों के संरक्षण में खड़ी होती है, ये बड़ा सवाल है। तो हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद पुलिस उसके शव को खुद ले जाकर 12 बजे पेट्रोल छिड़ककर जला देती है। ये मैं समझती हूँ सबसे बड़ा उदाहरण है कि सरकार किस तरह से लिप्त हो जाती है, अपराधियों को बचाने में किस तरीके से संलग्न हो जाती है, और इसी तरीके का व्यवहार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसीलिए भारत में मोदी जी और भाजपा सरकार के शासन में हर साल 3,71,503 जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। 3,71,503 जघन्य अपराध, मतलब सोच कर देखिए 21वीं सदी में तथाकथित अच्छे दिन वाली सरकार में औरतें 98,000 करोड़ से उसका बजट कम करके कर दिया गया 73,000 करोड़। और हुआ ये, इस घटक से ये फर्क पड़ा कि जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी यूपीए की सरकार ने देश में दी थी, ताकि जब खेती में मुनाफे का सौदा ना रहे, जब लोगों को जीवन यापन में कठिनाई हो, तो सबको 100 दिन का रोजगार मिले। आज उत्तराखंड में वह 100 दिन घट के 38 दिन हो गए, और इस बजट के घटने के बाद वो 38 दिन घट के 30 दिन हो जाएंगे। तो ये डबल इंजन नहीं, डबल भ्रष्टाचार और डबल बेरोजगारी की सरकार है। रागिनी जी इस पे विस्तार से अपनी बात आपके सामने रखेगी, और फिर हम आपके प्रश्न को लेने का प्रयास करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता रागिनी जी विस्तार से उस बात को आगे रखेगी। जो नहीं बना सकते अपना घोषणा पत्र, वो क्या देंगे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार का पत्र। 5 दिन बचे हैं चुनाव में, और 5 दिन बचने के बावजूद अभी तक हमारे जो मौजूदा डबल भ्रष्टाचारी सरकार है, वो अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाई है। मैं तो ये कहता हूं उन्हें कि जो नहीं लिख सकते अपना घोषणा पत्र, उन्हें चुनाव पूर्व ही दे देना चाहिए अपना त्याग पत्र। क्यों? क्योंकि 2017 का जो उनका घोषणा पत्र था, एज इट इज अगर वो उसको भी रिपीट कर दे तो भी कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं होगी, क्योंकि उसमें से उन्होंने कुछ नहीं किया है 2017 का घोषणा पत्र में से। मैंने आज तक ये तो सुना कि पार्टियां हारती है तो भी चुनाव अच्छे से लड़ती है, पर यहाँ उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि एक पार्टी ने चुनाव पूर्व ही अपनी हार स्वीकार कर ली, और घोषणा पत्र की भी औपचारिकता पूरी नहीं कर पा रही। 5 दिन बचे हैं।